जैसे हमारा घर या फिर कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बेसिक एलिमेंट लगता है ब्रिक्स, वैसे ही बायोलॉजी में एक बेसिक यूनिट होता है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फाउंडेशन होता है और उसका नाम है सेल। आज के इस सुपर क्विक रिवीजन वीडियो में हम सेल की डिस्कवरी से लेकर अंदर की हर एक छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सेल, उसका डेफिनेशन क्या है और उसकी डिस्कवरी कहां से हुई। तो डेफिनेशन, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बना हुआ है। डिस्कवरी की बात करें तो 1665 में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने कॉक्स स्लाइस के थ्रू माइक्रोस्कोप में देखा और उसको एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट देखने को मिले और उनको उन्होंने नाम दिया सेल्स। सेल का जो लैटिन मीनिंग है वो होता है छोटे छोटे रूम्स यानी कि लिटिल रूम्स। उसके बाद 1674 में लियोन हुक ने डिस्कवर किया कि उनको पॉन्ड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स देखने को मिले। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया उसका न्यूक्लियस। उसके बाद 1839 में पोर्किंजे ने कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर सेल फ्लूइड, उन्होंने सेल फ्लूइड को प्रोटोप्लाज्म बताया। 1838 में स्क्वेडन एंड स्क्वान ने बताया एक सेल थ्योरी जिसमें उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। 1855 में वर्चो ने एक्सपांडेड वो सेल थियरी को किया और ऑल उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो पहले से सेल्स है उसमें से ही वो अराइज होते हैं। तो बेसिकली हुक ने सेल का नाम दिया, लोअन हुक ने लिविंग सेल्स देखे, ब्राउन ने न्यूक्लियस को ढूंढा और बाकी साइंटिस्ट ने प्रूफ दिया कि सेल्स बिना किसी फैक्ट्री के खुद अपनी कॉपीज को जो है बना सकते हैं। तो सेल के बारे में समझने के बाद समझते हैं कि कैसे टाइप्स है। बेस्ड ऑन सेल्स हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके कितने टाइप्स हैं। तो दो बेसिकली टाइप्स है, एक है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही सेल होता है, फॉर एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बहुत सारे जिसमें सेल्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। अमीबा बेचारा एक ही सेल से पूरी जिंदगी खत्म कर लेता है और हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को लेके बने हैं। सोचो स्केल कितना बड़ा है हमारा। अभी हर एक सेल जो है वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं बेस्ड ऑन उनका फंक्शन यानी कि उनका काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल अमीबा की सेल की बात करें, वो एक ही सेल से बना है तो वो खुद अपने आकार को बदल सकता है। हमारे 9 सेल्स लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, उनका काम होता है मैसेजेस दिमाग तक पहुंचाना। मसल सेल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हो सकते हैं यानी कि बड़े छोटे हो सकते हैं क्योंकि हमें हाथ और पैर की मूवमेंट करनी होती है। ब्लड सेल्स वो राउंड और फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि उनको इजीली मूव करना होता है। तो ये सारे सेल्स जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस की भी बात कर बताते हैं। जैसे एक नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है और एक बैक्टीरिया जो कि यूनिसेल्युलर होता है जो 0.1 माइक्रोमीटर तक छोटा भी हो सकता है। मतलब एक डॉट में 1000 बैक्टीरिया फिट हो सकते हैं। यानी कि सेल्स के साइज और शेप के बारे में बात करें तो देयर इज अ मोर वेराइटी इन दैट। चलो अब चलते हैं सेल के अंदर और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है, यानी कि सिर्फ जरूरी सब्सटेंसेस को अंदर जाने देता है, सिर्फ जरूरी सब्सटेंसेस को ही बाहर जाने देता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से ये काम करता है, यानी कि हाई प्रेशर से या फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो मूवमेंट होता है उसी के प्रिंसिपल के बेसिस पे ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस करते हुए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता हुआ कुछ चीजों को बाहर अंदर जाने दे सकता है। अगर सेल मेम्ब्रेन हर एक चीज को अंदर आने दे या फिर हर एक चीज को बाहर जाने दे तो इमेजिन करो कि एक घर का दरवाजा हमेशा खुला है और कुछ भी अंदर आ सकता है, कुछ भी अंदर बाहर जा सकता है। ये तो योग्य नहीं होगा ना, इसीलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पे काम की चीज है। दूसरी बात करें तो दूसरा पार्ट दैट इज सेल वॉल, यानी कि एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर जो सेल को घेरे हुए है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में वो देखने को नहीं मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है और वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड शेप टू प्लांट सेल्स और ये प्रिवेंट्स बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जैसे कि प्लाज्मोलिसिस जिसको बोलते हैं, वो अपने सेल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है जिससे बाहरी एटमॉस्फेयर से सेल को डैमेज ना हो।
प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है और उनको वो बहुत ही स्ट्रांग बनाती है, इसीलिए एक ट्री कभी भी ह्यूमन बॉडी की तरह कोलैप्स यानी कि गिर नहीं जाता है, टूट नहीं जाता है। तीसरा पार्ट जो है दैट इज न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे हम द ब्रेन ऑफ द सेल्स, जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज सारी जो सेल्स के अंदर होती है। उसके अंदर होता है डीएनए और डीएनए ही हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, ये जो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या कैरी करते हैं, जीन्स जो ट्रेड्स पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में यानी कि पेरेंट्स में से बच्चों में जो ट्रेड्स आगे फॉरवर्ड होते हैं वो भी यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर का भी एक सेंटर होता है जो रिबोसोम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझो न्यूक्लियस एक बॉस है जो पूरी फैक्ट्री का कंट्रोल रखता है। बिना न्यूक्लियस के सेल बिना डायरेक्शन का काम करेगा यानी कि बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द फोर्थ पार्ट दैट इज साइटोप्लाज्म, जिसको बोलेंगे द फ्लूइड ऑफ लाइफ, जो एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं एंड वो केमिकल रिएक्शंस सारे यही जेली लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जेली लाइक फ्लूइड के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है आप समझो कि एक स्विमिंग पूल के जैसा है जो हर तरह का सारी जो ऑर्गेनल्स है उसको वहां पे रखा हुआ है, यानी कि सारे ऑर्गेनल्स वो स्विमिंग पूल के अंदर तैरते रहते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, जितने भी पार्ट्स हैं हमने अच्छे से देख लिए। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना जो स्विमिंग पूल में पड़ी हुई है वो एक्चुअली में पावरफुल मिनी फैक्ट्रीज है जो अलग अलग काम करती है सेल के लिए। तो ये सभी पावरफुल मिनी फैक्ट्रीज यानी कि सेल ऑर्गेनल्स को चलो एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, और ये जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ ER और एक होता है स्मूथ ER। रफ ER जो है वो उसमें रिबोसोम्स अवेलेबल होते हैं और उसमें प्रोटीन बनता है, जबकि स्मूथ ER के अंदर लिपिड और फैट बनते हैं और ये सारे जो मटेरियल्स बने हैं उसको अक्रॉस द सेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ER को समझो तो एक मेट्रो ट्रेन जैसा सिस्टम है जो सेल के अलग अलग पार्ट्स तक प्रोटीन और लिपिड को पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस जो है वो बेसिकली एक पैकेजिंग सेंटर जैसा काम करता है। वो क्या करता है, वो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स को और उसमें से वो लाइसोसोम्स बनाता है। सिंपल भाषा में बताओ तो गोल्गी एपरेटस एक कुरियर सर्विस की तरह काम करता है। जो भी चीज बनी उसको पैक करके करेक्ट एड्रेस पे भेजने का काम गोल्गी एपरेटस करता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम, एक इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस और ओल्ड ऑर्गेनल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब एक सेल्स पुराना हो जाए या फिर इन्फेक्टेड हो जाए तो ये लाइसोसोम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है पूरे सेल को, इसीलिए उसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस, वो एटीपी जनरेट करता है। एटीपी एक एनर्जी का करेंसी है जो सेल्स को एनर्जी देता है, यानी कि ये एनर्जी जनरेट का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है और खुद को वो रेप्लिकेट भी कर सकता है। इजी भाषा में बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर स्टेशन जैसा काम करता है जो सेल को चलाने के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। उसके बाद है प्लास्टिड्स जो कि ओनली और ओनली प्लांट सेल्स में होते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट एंड लियोकोप्लास्ट वो यहाँ पे है। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है और इसीलिए उसमें क्लोरोफिल्स भी होते हैं, और लियोकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए काम आता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का सोलर सिस्टम जैसा होता है, सोलर पैनल जैसा होता है जो सनलाइट गेन करके उसमें से फूड कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये एक स्टोरेज यूनिट है, वो पानी, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है और ये प्लांट्स में काफी बड़ा होता है। वैक्यूल्स को सिंपल भाषा में समझे कि एक स्ट्रॉन्ग स्टोरेज टैंक जैसा है जिसमें सेल में पानी और वेस्ट को वो पकड़ के रखता है जब तक उसको बाहर फेंकने की जरूरत पड़े तब तक। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस
ग्रोथ और रिपेयर के लिए काम आता है। वो क्या करता है, सिंपल जो सेल है उसके जैसा फोटोकॉपी दूसरा बना लेता है। और मियोसिस जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के लिए काम आता है, जिसमें 4 हाफ डीएनए सेल्स होते हैं। ये एक बड़े टॉपिक है जिसको डिटेल में समझने की जरूरत है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए इतना इनफ है। तो सिंपल भाषा में दोनों को फिर से बता दूं कि माइटोसिस एक फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है जो सेम टाइप की सेल्स को डुप्लीकेट बनाता रहता है। जब एक ही बॉडी के अंदर जब दूसरी बॉडी की जरूरत होती है तो उसमें होता है मियोसिस। ओके, ये था हमारा चैप्टर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि ये चैनल पे आपको हर हफ्ते 500 रुपए जीतने का मौका मिलता है। हर मंगलवार रात के 9:15 बजे एक लाइव क्विज होता है जिसमें आंसर करके आप 100 रुपीज पर क्वेश्चन जीत सकते हो। क्या, कैसे और डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो और मेरे लाइव सेशंस को चेक करो, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए और आप भी हर हफ्ते जीत पाओ। तो ये था सेल्स का फुल रिवीजन इन द मोस्ट एक्साइटिंग वे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको कौन सा लगा। ये एक एग्जाम बूस्टर वीडियो है और ऐसे ही एग्जाम बूस्टर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।